नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज वेब पोर्टल। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। सीबीएस इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसी दिन की याद में हर साल हिंदुस्तान में 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। हालांकि इस बार जश्न आज़ादी का कार्यक्रम कोरोना महामारी के चलते कुछ बदला सा होगा। हर साल की तुलना में मेहमान कम होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल पीपी किट में होंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस संग्राम के सेनानियों के संघर्ष को याद करने का दिन है। इस दिन हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस मौके पर हम उनकी बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद दोस्तों। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिल में जो थी ज्वाला वो याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें। जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर। बलिदानी खूनों की वो धारा याद कर लें। कुछ नशा तिरंगे की आन का है। कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। फहरा देंगे ये तिरंगा हर जगह। ये नशा हिंदुस्तान के सम्मान का है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा। चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ कि बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। आज़ादी का कभी शाम न होने देंगे। शहीदों की कुर्बानियों को बदनाम न होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माँ की आंचल नीलाम न होने देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीबीएस इंडिया न्यूज की तरफ से एक विशेष प्रस्तुति। आइए सुनते हैं हरिओम पवार जी की एक कविता जो शहीदों को समर्पित है। जय हिंद। जो देश की धड़कन है, देश की समस्याएं हैं, देश जिस दौर से गुजरता है, देश में जो भी वर्तमान की कोई भी हलचल है, उस हलचल पर देश के विशिष्ट वक्ताओं से और देश के विशिष्ट कवियों से वो जनता से संवाद कराती हैं, उनको प्रस्तुत करती हैं और वो चाहती हैं कि देश किस तरह धड़क रहा है वो उनके चैनल के माध्यम से देश उसको सुने। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था। काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। काश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में। फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। फूलों की घाटी काश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में। फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। ये अग्नि गंधा मौसम की बेला है, गंधों के घर बंदूकों का मेला है। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। मैं अविधा की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन।
बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, छूकर तो देखो हिम चोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटाकर दर्पण की, दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटाकर दर्पण की, दरबारों की तस्वीरें भी हैं बेशर्म समर्पण की। काश्मीर है जहां तमंचे हैं केसर की क्यारी में, काश्मीर है जहां रुदन है बच्चों की किलकारी में, काश्मीर है जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते हैं। काश्मीर है जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे। की घाटी में आंसू बो गया होगा। मुझे नहीं पता ये लाइन कैसे सुनेंगे आप, मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है। देश की सबसे महत्वपूर्ण मेधा जुडिशियरी मुझे सुन रही है, मेरे एक एक वाक्य का अर्थ का संवाद किया जा सकता है। मैं कहीं भी गलत बोलूं सर मुझे टोकिएगा। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, वो हनुमंत थप्पा के लिए मेरे पास श्रद्धांजलि देने के लिए सच्ची लाइन नहीं है। वो बेटा क्यों मरा होगा मैंने रिसर्च करी है। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। अजीब देश है ये। हमारे बेटों के सर कट जाएं, गोलियां लग जाएं, घायल हो जाएं, मर जाएं, तो हम कहते हैं बेटा शहीद हो गया, बड़ी बहादुरी से लड़ा है, विजयश्री लेके लौटा है। मेरी बात को ध्यान रखना, परंपरा बदलनी चाहिए। यदि कोई बेटे हमारे, मैं इशारा कर रहा हूं, कहां बोल रहा हूं समझना, सर्जिकल स्ट्राइक पर छोटा सा इशारा है। यदि हमारे बेटे 38 बकरों के सिर काट के लौट आए तो दिल्ली के कुछ लोग कहते हैं प्रमाण दो कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, हमें प्रमाण चाहिए। आपकी तालियां थप्पड़ की तरह पहुंचे, मैं प्रमाण मांग रहा हूं, उनसे प्रमाण पूछ रहा हूं। आदरणीय फर्जीवाल जी और दिग्विजय सिंह जी, हमने आपके पिताजी के डीएनए के प्रमाण पत्र आज तक नहीं पूछे। सेना से प्रमाण पत्र मांगे जाने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आस्तीन में सांप पलने शुरू हो गए। मैंने कहा, मेरा दोस्त कैप्टन जगविंदर, उसने कहा विनीत हम 7-7 दिन तक भूखे लड़ते हैं। मैंने कहा क्यों, खाना नहीं मिलता सेना के अंदर? कहला मिलता है। उसका जवाब सुनना रोंगटे खड़े होते हैं। 6 दिन का गोला बारूद मिलता है, 6 दिन का भोजन मिलता है, लेकिन हम भोजन केवल 2 दिन का इसलिए ले जाते हैं कहीं गोला बारूद कम न पड़ जाए कंधों पर लादने के लिए। उनसे कहा गया प्रमाण दो, मेरे पैर के छालो लहू उगलो। कहां कविता के लोग, मैं ढूंढ रहा हूं। उसे रोते हुए जो कहा मैंने आंसुओं से अनुवाद करके उसे शेर में ढाल दिया। जब प्रमाण मांगा सेना से, मेरे पैर के छालो लहू उगलो, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने प्रमाण पत्र मांगने शुरू कर दिए। इंच इंच कश्मीर चाहिए हमें। मैंने पूछा पड़ोसी मुल्क से छोटा बच्चा कौन? बोला महेंद्र ने भी बोला भाई साहब छोटा बिलावल भुट्टो नाम का प्राणी है, ज्यादा टेंशन मत लो। अगली बात केवल इशारे में है, जैसे अपने यहां एक पप्पू है एक उनके पास भी है। जो समझ गए वो ठीक है, बाकी लोग पड़ोसी से पूछे, गंभीरता की जरूरत नहीं है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। मैं कविता शुरू कर चुका हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी तालियां कल के अखबार में हेडलाइन बनकर छपे। विनीत चौहान कोई लाइन पढ़ के गया था, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, मैं शौर्य गा रहा हूं आपका, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल आपके बेटों के नाम दर्ज है गिनीज बुक के अंदर। 94,000 सैनिक किसी पड़ोसी कंट्री के पास थे, विद वेपन थे, और भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटने लग जाएं, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में। और कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विस्तर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। मैं एक लाइन में बिलावल भुट्टो की बोलती बंद कर रहा हूं, और कोई तोप तलवार खर्च नहीं कर रहा। उसकी प्रेमिका का नाम भर ले रहा हूं। वीरस के लोग ये लिखते तो नहीं है, जुल्फ, घुंघरू, पायल, ये इन लोगों के हिस्से में, लेकिन मैंने उसका कोमल सा प्रयोग किया हो और बिलावल की नींद उड़ जाए
तो इस सदन में जितनी ताली उठी ना वो मुझे बता दे मैं ठीक बोल रहा हूं। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ ही ना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ ही ना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। आपके बेटे होंगे अभी सेना में भर्ती, खड़े होंगे लेह लद्दाख और चाइना के बॉर्डर के ऊपर डोकलाम के पास में। मैं पिछले महीने गया था भारत सरकार की तरफ से सेना के बीच कविताएं पढ़ने के लिए। -16 डिग्री में मैंने कविताएं पढ़ी। उन बेटों ने बंदूकें ऐसे थाम रखी थी, उस पर बर्फ जमी हुई थी। मैंने जैसे ये 2 लाइन पढ़ी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उन्होंने बंदूक इतनी ताकत से कसी कि वहां से बर्फ पिघल करके पानी में बदल गई। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी तालियां उन्हें गर्माहट सौंपें। आपने ठीक ठीक ताली बजा दी तो मैं अगली कविता पढ़ दूंगा, वरना मेरा काम समाप्त हो चुका, कविता समाप्त हो जाएगा। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, पीछे तक जितने लोग खड़े देशभक्तों का मैं आह्वान कर रहा हूं, मैं अंतिम 2 लाइन पढ़ रहा हूं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। मैं जब भी ऐसी कविताएं पढ़ता हूं, ये जो हलवाट बैठी है ऊपर से साफ चट्ट, ये कहता विनीत तू क्या कविता पढ़ता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तू इन कविताओं को दूर दूर क्यों नहीं सुनाता? अरे मन का कल मैं पटना से भी आगे नालंदा में था, आज 2 फ्लाइटें चेंज करके मैं यहां पहुंचा हूं। कल मैं वापस चेन्नई जा रहा हूं, ज्यादातर मैं जाता हूं तो वहां इतनी दूर सुनाऊं इन कविताओं को। अगली बात जो इसने कही तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसे दोस्तों के रहते मेरे को दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी कभी जिंदगी में। कहना दूर दूर सुना, मैं कितनी दूर सुनाऊं? कहना इन कविताओं को तू पाकिस्तान जाके सुना क्या। मैंने कहा महेंद्र तू मुझे निपटाना चाहता कि पाकिस्तान को निपटाना चाहता? कहना भाई मैं निपटाना तो तेरे को ही चाहता था, लेकिन वीरस के कवि बहुत कम बचे हैं, कवित्रियों को वीरस लिखना पड़ रहा है, इसलिए बीज में बचा के रखना चाहता हूं। तो मैंने इससे फिर भी बचने की टेक्निक अपनाई। मैं कहा देख भाई ऐसा है, पाकिस्तान जाने के लिए बड़े वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, किराया बहुत लगता है। मैं किराए का नाम सुनते हथियार डाल देगा अगला पंडित। लेकिन अगले ने जो अगला जवाब दिया मैं दुम दबा के दौड़ा। कहना किराए की चिंता मत करना विनीत, एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा। मन का आने का वो नहीं लगे तेरा लखनऊ से, मूर्ति लगेगी तेरी लाहौर के अंदर। ऐसे तो दोस्त पाले बैठा हूं मैं, लेकिन सच मानिएगा सर वो दिन आया जिंदगी में। मैं एक अंतिम कविता कह देता हूं। जब बाघा बॉर्डर पर एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, आजादी के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि कभी भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर कवि सम्मेलन हुआ हो। उस बाघा बॉर्डर के ऊपर शाम को आपने परेड देखी होगी, ऊंचे टांग करके, इतना ऊंचा हम तो करे तो वैसे निमट ले। वहां जहां उधर लाहौर शुरू होता है और इधर अमृतसर खत्म होता है, गेट बना हुआ है वहां पर। 5 कवि हिंदुस्तान के छांटे गए कर्नल वीपी सिंह जी के नेतृत्व में। आपको खुशी होगी जानकर कि उसमें एक कवि आपका विनीत चौहान भी था, जिसने बाघा बॉर्डर पर अपनी कविताएं सुनाई। सर वहां हम लोग बैठ गए, हमसे साइन कराए गए, कहले किस कविता को आप पढ़ोगे? ऐसे नहीं कि वहां कुछ भी पढ़ दो, बड़े चैनलों के, टीवी चैनलों के रिकॉर्डिंग होती है। तो मैंने कहा उधर उनकी सेना खड़ी है, इधर हमारी सेना खड़ी है। बेटा किसी का भी मरो, मां की आंखों से आंसू आते होंगे, मैं सोचता हूं। तो मैंने कहा मैं घायल सैनिक की चिट्ठी सुना देता हूं। मैंने साइन कर दिया सर। लेकिन जैसे मैं कुर्सी के ऊपर बैठा उस गेट के सामने, ये कविता मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, कल आप सुनना उसको, मैं एक भी शब्द इधर से उधर बोलूं तो मेरा नाम लेके थूक देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो, और जब पाकिस्तान की सेना सामने देखी तो तुम्हारी बोलती बंद कैसे हो गई। मैंने जैसे ही वहां बैठा सर, मेरे दिल से आवाज आई, विनीत चौहान तुझे 30 साल हो गए इस मुल्क में चिल्लाते हुए, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ। आज वो दिन आ गया कि उनकी सेना सामने खड़ी है। यदि तूने आज भी वो कविताएं यहां नहीं सुनाई तो कुछ भी हो सकता है, एक ईमानदार राजस्थान का वीरस का बेटा तो नहीं हो सकता। सर मैंने अपना कॉन्टैक्ट तोड़ा, जो कविता पढ़ी मैं उसे सुना रहा हूं, शब्द शब्द को सुनिएगा और बिना डरे हुए सुनिएगा। बॉर्डर पर मैं सुनाकर आया हूं, आप केवल हिम्मत और दाद देते रहिएगा कि मैं ऐसी कविताएं लाल किले से भी पढ़ सकूं। मैंने कहा कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। मैंने पहला सवाल पाकिस्तान से नहीं किया है सर, पहला अपने रहनुमाओं, अपने हिंदुस्तान की राजनीति से किया है। आखिर आप लोगों के रहते आतंकवादी पहुंचते कैसे हैं? तब मैं इस वाली बात को कहना चाहता हूं कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मान रहे, खामोश रहे, कांटों की पात लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस शांत शांति के चक्कर में।
देखिएगा पीछे के लोग ताली कम बजा रहे हैं। मेरे दोस्त लोग जानते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है एमएससी के अंदर। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो 100% हूटिंग हो जाए या फिर 100% तालियां हो जाए, बीच का रास्ता मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अंतिम कोशिश कर रहा हूं। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। मैंने जैसे ये लाइन पढ़ी, आप कल वीडियो देखना यूट्यूब के ऊपर, 2 सैनिक कर्नल ने मेरे पीछे गन लेके लगाए। कहने लगा यार शांति के लिए कवि बुलाए थे, क्रांति के लक्षण शुरू हो चुके हैं। जो लड़ाई साली 3 साल बाद होनी वो आज शुरू होगी। मैं फिर कह रहा हूं, डरे हुए लोग ताली ना बजाएं, जो तबीयत से मर्द बैठे हैं वो ताली बजा देंगे। मैं दावा कर रहा हूं, अगर हम ही इनकी लाशों को, मैंने कहां पढ़ी है लाइन, मेरी हिम्मत को दाद देना, उनकी फायरिंग रेंज में पढ़ के आया हूं। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। कैसी बौछार, किसकी बौछार सर? हमारे पुलिस का, हमारी सेना का एक जवान गन लेकर के चलता है आतंकवादियों की तरफ। गंभीरता से सुनना, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफाजी है, नाश्ता करने आए पाकिस्तान से। इस मुल्क के मानवाधिकार के कार्यकर्ता किस दिन राष्ट्रवादियों में, राष्ट्रद्रोही में अंतर करना सीखेंगे? सर हमने 22, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 14 आईपीएस ऑफिसर इस समय जेल के सींचों में सड़ रहे हैं, जिस समय विनीत चांद कविता पढ़ रहा है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, किसी ने ध्यान से न सुनी हो तो। मैंने कांस्टेबल नहीं बोला है, आईपीएस कैडर के 14 लोग जेलों में सड़ रहे हैं जिसमें विनीत चांद कविता पढ़ रहा है। मैंने पूछा क्यों? कहना इन्होंने आतंकवादियों को गोली मारी थी। तो मैंने कहा हलवा खिलाते, जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में पटक दिया, और जिन आतंकवादियों पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी मुर्गे परोसता है मुल्क। तो आतंकवाद बढ़ेगा इस मुल्क के अंदर। सर मुझे नहीं पता अगली बात पर आपकी कितनी ताली उठेंगी, मैं सच का दरवाजा खोल रहा हूं। दिनेश एमएन जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर हमने 7 साल जेल के सीखचों के पीछे सड़ा दिया। एक आईपीएस कैडर के साथ हम क्या करना चाहते थे? मैंने पूछा, 7 साल बाद वो रिलीज कर रहा हूं। 350 लोग साइन करते हैं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, वकील। रात्रि के 2:30 बजे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है। कभी नहीं खुला 70 साल में आज तक। मैंने क्या, सन्यासी को कोई घोषणा हो गई क्या? क्यों खोला गया? 350 लोग साइन करके कहते हैं इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी पे मत लटकाओ, उसके बच्चे छोटे हैं। मैं गुस्से में बोलूं तो मैंने कहा या तो हुटिंग हो या तालियां उठे, दिल्ली का दरवाजा खुले। राजनीति क्या कर रही है? मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को आग दे करके सैल्यूट कर रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसके समर्थन में खड़े हो? शहीदों के बच्चे बच्चे नहीं हैं, आतंकवादियों के बच्चे बच्चे हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं बस और विदा हो रहा हूं। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। मैं 14 दिन के लिए इंग्लैंड गया था अभी पिछले साल भारत सरकार की तरफ से। मैंने लंदन में, बेलफास्ट में, स्कॉटलैंड में, नॉटिंगम में एक ही बात बोली है, पूरी दुनिया में इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं इस कानून को अकेला गाऊंगा। लेकिन नौहर के जितने देशभक्त मेरे हिस्से में आए हैं, यदि आप सब साथ हो गए, मैं दावा करता हूं आतंकवाद 1 साल में दम भी तोड़ सकता है। सहारा चाहिए। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, अच्छा लगे आगे से पीछे तक अच्छे आयोजन के लिए आपकी तालियां उठेंगी। कल मैं दिल्ली एयरपोर्ट से जब उड़ूं चेन्नई के लिए तो आपकी तालियां विमान में मेरा पीछा करें, मैं उम्मीद करूंगा। मैं 29 दिन से सोया नहीं हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा मुझे कल आप सोने न दे विमान के अंदर। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, उठो, नया कानून मांग लो। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं, जितने लोगों ने अब तक तालियां न बजाई हो शायद हाथ खड़े करके तालियां उठ जाएंगी। मैं दावा कर रहा हूं, उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो, नया